Good morning, student. Today we are going to study previous. हमने पिछले सेगमेंट में पढ़ा था वार ऑफ प्लासी, वार ऑफ बक्सर और उसके बाद डुअल गवर्नमेंट या सब्सिडरी अलायंस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब आज हम पढ़ने चल रहे हैं मैसूर को उन्होंने कैसे अपने कब्जे में किया अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसी में एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, एक पॉइंट और। इसके पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि रानी चेन्नम्मा इस रानी ऑफ कित्तूर। ये क्वेश्चन पूछा है, रानी चेन्नम्मा कहाँ की रानी थी? कित्तूर की थी। हीज लेड रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफ कित्तूर इन कर्नाटका। कित्तूर इन कर्नाटका से थे, इन्होंने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। मैसूर वार विथ मैसूर। मैसूर को उन्होंने कैसे, मैसूर के साथ इन्होंने 4 युद्ध लड़े। इन्हीं से अब युद्धों के बारे में और इनमें हुआ क्या, ये हम पढ़ेंगे। वार विथ मैसूर। मैसूर इमर्ज एज अ पावरफुल स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। मतलब कि मैसूर जो था बेटा, हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में एक सशक्त राज्य होकर उभरा। द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इज चैलेंज ऑफ अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश। इनका उभरना ब्रिटिशों के लिए क्या था? चैलेंज था। आगे देखेंगे, हैदर अली रिकॉग्नाइज द डेंजर posed by the British in India. To meet the challenge, they started modernize the army with the help of French officer and also built a modern arsenal. मतलब हैदर अली ने अपनी सेना को फ्रांसीसियों की मदद से मॉडर्नाइज किया और किलेबंदी की। दिस डिड नॉट गो डाउन वेल विद द ब्रिटिश, लेकिन उसने ब्रिटिशों के साथ ऐसा नहीं किया। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली, टीपू सुल्तान continued with the policy of his father and trained his army. हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान जो उसका लड़का था, उसने अपने पिता की पॉलिसी जारी रखी और उसने अपनी सेना को ट्रेन किया। He also tried to strengthen his financial position by the eliminating the intermediary between the state and the cultivator. उसने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किसानों और राज्य सरकार के बीच जो इंटरमीडिएट थे उनको ख़त्म करने की बात भी की। टीपू सुल्तान आल्सो ट्राइड टू रिस्ट्रिक्ट द स्पाइस ट्रेड। उसने स्पाइस ट्रेड को भी कंट्रोल करने की बात की। द ब्रिटिश इन अ मालाबार कोस्ट all this led to the Anglo-Mysore War, which fought between 1766 to 1799. The Third Mysore War, Tipu Sultan was defeated and made a sign of treaty of Srirangpatnam. तृतीय मराठा युद्ध के बाद, इसके बाद थर्ड मराठा युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को एक संधि करनी पड़ी, जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं। कब की थी? 1792 में की थी। टीपू हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट टू ब्रिटिश, गिव अवे अ लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरीज। द फोर्थ एंड लास्ट मैसूर वार फॉट इन 1799 which टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग। द किंगडम वाज डिवाइड। मतलब लास्ट युद्ध लड़ा गया था बेटा श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। किसका बेटा? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, जिसमें टीपू अपने राज्य की रक्षा करता हुआ मारा गया। इसमें एक पेंटिंग द्वारा ये बात दर्शाई गई है। आगे देखेंगे, टीपू सुल्तान के बारे में एक चीज़ बताई गई है। डिड यू नो टीपू सुल्तान modernized his army European lines. It said that he was inventor of the world's first war rocket. 2 of these rockets were captured by British at Sringpatnam and displayed in the museum in London.
हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी लाइन से पिछले इसका क्वेश्चन बेटा, इसको आप लोग कर लेंगे। नेम द टू पावरफुल रूलर आप द मैसूर, आप जानते ही हो, एक टीपू सुल्तान है, एक हैदर अली। व्हाट लेड द मैसूर वार, क्यों मैसूर वार हुआ, आप जानते ही हैं कि टीपू सुल्तान और हैदर अली ने अपनी सेना को संगठित किया, उनको यूरोपियन की तरह तैयार किया और अंग्रेजों की मदद नहीं की, जिसके कारण, और एक कारण था कि टीपू सुल्तान किसानों और राज्य के बीच के जो भी मीडिएटर थे उनको हटा दिया, जिसके कारण ब्रिटिश क्रुद्ध हुए। आगे देखेंगे। एमंग द ब्रिटिश द मराठास द निजाम ऑफ हैदराबाद। आगे देखेंगे द मराठास क्या हुए। द मराठास बिकम अ वेरी वीक आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ बेटा? 1761 में। यूनिटी अमंग द मराठा चीफ्स डिस्ट्रॉयड एंड दे वेयर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट डिफरेंट चीफ, नेमली भोसले, गायकवाड़, सिंधिया and Holkar. The Peshwa was the nominal head of the Confederacy. The British took advantage of their disunity and started interfere in their internal affairs. This led three Anglo-Maratha wars between 1775 to 1880. मतलब बेटा ये जब पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। 1761 में जब हुआ ये वार, इसके बाद ये मराठा क्या हो गए? वीक हो गए और ये विभिन्न खंडों में बट गए, जैसे भोसले हुए, गायकवाड़ हुए, सिंधिया हुए, होलकर हुए, ये बट गए और पेशवा इनका नॉमिनल हेड रह गया। इनकी डिसयूनिटी का फ़ायदा उठाया अंग्रेजों ने और 3 एंग्लो मराठा वार हुए 1775 टू 1880 तक। क्लियर हो बेटा? पहला फर्स्ट एंग्लो वार कब हुआ? एंग्लो मराठा वार 1775 से 1782 तक। इन दिस वार वाज नो क्लियर विक्टर, इसमें कोई विजेता नहीं हुआ। इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालाबाई। सालाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई। द ब्रिटिश गॉट अ राइट ऑफ ऑक्यूपाई सालसेट पे ब्रिटिशों का कब्जा हो गया। सेकेंड मराठा वार, एंग्लो मराठा वार 1803 टू 1805, 2 साल चला। पेशवा बाजीराव सेकेंड साइन द ट्रीटी ऑफ बेसिन की संधि हुई थी बेटा। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। दिस ट्रीटी ऑफ मराठा फोर्स टू एक्सेप्ट द टर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जिसके कारण मराठों को मजबूरन सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। द सिंधियाज एंड द भोसले रिफ्यूज द एक्सेप्ट विच लेट द सेकेंड एंग्लो मराठा वार। इसे भोसले ने और सिंधिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार का कारण बना। दिस वार दे वेयर डिफीटेड वेयर मेड द एक्सेप्ट द टर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस। द ब्रिटिश गेन control over the Odisha and territory between Ganga and Yamuna. The Peshwa became a disrelated puppet of third hand. और पेशवा भी तीसरे के हाथ की कठपुतली बन गए। द थर्ड वार ऑफ एंग्लो मराठा ये 1870 to 1880 चला। दिस वार फाइनली क्रॉस द पावर ऑफ मराठा एंड पेशवा was dethroned. He was given a position and sent to Bittur near Kanpur. The company became a paramount power in India. इस युद्ध के बाद पैरामाउंट मतलब सर्वशक्तिमान हो गए। Annexation of Sindh. Sindh occupy the strategic positions. It laid on the rule of British India, Afghanistan through the Bolan Pass. The East India Company was worried the Russia might invade from this side. They signed the Treaty of Friendship with the arms of Sindh in 1809. And according to this treaty, the army has promised not allowed to French to settle Sindh. मतलब कि इस संधि के द्वारा ये
हुआ कि फ्रेंचों को वहाँ पे कंपनी नहीं बसाने दी जाएगी अंदर। ट्रीटी वाज साइंड इन 1832 गेव द सी पासेस टू द ब्रिटिश मर्चेंट टू द सिंध। और 1832 में जो संधि हुई उसके बाद 3 पासेस को, उन पासेस मतलब दर्रे होते बेटा जिसके साथ 2 पहाड़ों के बीच में रास्ते होते हैं जिस पे अंग्रेज़ों को व्यापार करने का रास्ता मिल गया। इट इज़ ऑल्सो एग्रीड that no more vessel would pass through the Indus River. However, British violated the term of 1832 treaties and carried their armed forces through the Sindh and their war of Afghanistan. They finally annexed Sindh in 1843 और उन्होंने पढ़ा अंततः 1843 में सिंध पे भी कब्जा कर लिया। Annexation of Punjab. Maharaja Ranjit Singh has a consolidated under number of mills of kingdom. He recognized as the last independent ruler in India. After his death, Punjab could not remain independent for very long. मतलब महाराजा रणजीत सिंह स्वतंत्र मतलब कि ब्रिटिश भारत के स्वतंत्र लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे। आफ्टर दिस डेथ हिज डेथ पंजाब कुड नॉट रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर वेरी लॉन्ग। उनकी मौत के बाद पंजाब अपने आप को बहुत देर तक सुरक्षित नहीं रख पाया। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द इनस्टेबिलिटी इन पंजाब एंड फाइनली सिक्स वेयर डिफीटेड एंड पंजाब कम अंडर द रूल। पंजाब भी कब्जे में आ गया। कब तक आ गया बेटा? पंजाब कब कब्जे में आया इनके मराठों अंग्रेज़ों के? 1849 में। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। बेटा ये जो शख्स है आपके पास सामने में, ये शख्स, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी इनके बेटा इन्होंने ट्रेन चलवाई, पोस्ट ऑफिस व्यवस्था चालू की, PWD की स्थापना इन्हीं के समय में हुई। ये 3 चीज़ें हुई। इसके बाद इन्हीं के समय में क्या हुआ, ये घोषित किया कि बहादुर शाह जफर जो इसके समय में शासक थे, मुग़ल बादशाह, ये अंतिम शासक होंगे। क्लियर हुआ। इन्हीं के समय में अवध का विलय हुआ भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एक था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एक इन्होंने नियम चालू किया जो संधि स्वीकार करने वाले राज्य जो होते थे, अगर उनका मेल हायर नहीं होता था, मेल उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो वो राज्य किसमें मिला दिया जाता था? ब्रिटिश कंपनी में। देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक है बेटा, यही मैंने आपको बताया था, अभी देखेंगे। तो इसके तहत सब कौन कौन सी बनाए गए थे? सतारा में लाया गया, नागपुर, झांसी, उदयपुर और संबलपुर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी रूलर हैव ए डिपेंडेंट स्टेट डाइड विदाउट living and here of his would lapse in a British. The East India Company had become a paramount power in India. Dependent state could not pass on the power to adopt the son without the permission of British. मतलब गोद लेने की प्रथा पे इसने रोक लगाई। और क्या किया बेटा? गोद लेने की प्रथा पे रोक लगाई और कहा अगर कोई मेल हायर नहीं होगा, आपका उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो वो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला जाएगा। इसके प्रणेता कौन थे? अभी आपने देखा है। इसको लागू करने वाले कौन थे? ये थे महाशय का नाम आप देख ही रहे होंगे। इन महाशय का नाम क्या है? महाशय का नाम बेटा लॉर्ड डलहौजी, ये थे। क्लियर हुआ? अब आगे देखेंगे। Aside, during the period between 1800 to 1860, the British also extended their power in Java, Sumatra, Singapore, Nepal and Burma. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि 1800 से 1816 के बीच पे ब्रिटिशों ने जावा में, सुमात्रा में, सिंगापुर और नेपाल में भी अपने क्षेत्र को बढ़ाया। अब आगे देखेंगे। एनेक्सेशन ऑफ अवध। अब अवध का इन्होंने क्या करके कब्जा किया? अवध को लॉर्ड डलहौजी ने किया था अपने अंदर। ये कुशासन का आरोप लगा कि कुशासन
शासन हिंदी में लिख रहे हैं। इस शासन का आरोप लगाकर उन्होंने कहा कि अवध के शासक को शासन करना नहीं आता, जबकि जब उन्होंने अवध को मिलाया तो ब्रिटिश की सारी नीतियों का पालन वो कर रहे थे। ठीक है, इसी समय बेटा एक इन्हीं के दौरान आई थी बात की, क्या भैया आप नवाब हो गए हो, लोग कहते नहीं। तो इसी समय जब ब्रिटिश ने इसको ऑक्युपाई किया तो उस समय वाजिद अली शाह थे उस समय वहाँ के शासक, तो उनका जूता पहनाने वाला जो नौकर था वो क्या भाग गया। पहुँचे अंग्रेज लोग, उनको गिरफ्तार किए गए। नवाब साहब आप भगे क्यों नहीं? तो कहे क्या आप बताएं, वो जो जूता पहनाने वाला नौकर था वो भाग गया था, तो मैं कैसे भगूं। तो ये थी नवाबों वाली बात। अब चलते हैं इसमें देखते हैं हुआ क्या। अवध was instituted by Lord Dalhousie on the premises of Nawab does not able to rule the properly, but this carried unrest among the Indian soldiers in a British army, as most of them belong to Awadh. This act made Lord Dalhousie very unpopular. मतलब कि ये देखो लॉर्ड डलहौजी ने जो किया कि डलहौजी ने ये कहा कि नवाब जो है ना शासन करने में सक्षम नहीं है, जिससे भारतीय सैनिकों में रोष भर गया। अधिकतर ब्रिटिश आर्मी में उस समय अवध से बिलोंग करने वाले सैनिक थे, और इस एक्ट ने लॉर्ड डलहौजी को वेरी अनपॉपुलर कर दिया, बहुत क्या है उनकी छवि खराब की। दिस कंपनी एक्वायर्ड द कंट्रोल ओवर द लार्ज टेरिटरी इन इंडिया बाय 1857. वन रिस्पेक्ट्स आर अदर. They exploit Indian economically as well as politically. They soon realized the consolidate their hold over India. They had strengthened their administrative structure. Let us check. Which Peshwa signed the Treaty of Basin? आप जानते हैं। इसके बाद after the Anglo-Maratha War, did company become the paramount power? Yes. Did the British sign the Treaty of Friendship with the अमीर आप सिंह ये किया था। Why did? क्योंकि उन्हें रसिया से खतरा था। आगे Who introduced the policy of doctrine of Lewis? अभी हमने पढ़ा ही है, लॉर्ड डलहौजी। Setting of a new administration. अब बेटा हम आगे ये सेटिंग ऑफ ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।